अभी हाल ही में बजट 2026-27 आया, इसमें राजस्व व्यय चर्चा में रहा, इसको लेकर भी एक आर्टिकल आया हुआ है। तो आप यहाँ हेडिंग लिखो बजट 2026-27, बजट 2026-27 और यहाँ पर एक हेडिंग लिखो आप राजस्व व्यय। मैं इस तरीके से अगर लिखाते हुए पढ़ा रहा हूँ तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, समझ में अच्छे से आ रहा है क्या हेडिंग पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे। क्या होता है सीधे एडिटोरियल पे आते हैं, उससे डायरेक्ट उठाते हैं तो कई बच्चे लिख नहीं पाते जल्दबाजी में। तो राजस्व व्यय को लेकर बजट में क्या चर्चा है थोड़ा देखते हैं। जो रेवेन्यू हिस्सेदारी थी, एग्जाम में अगर आप अच्छे से लिखोगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे। 2014-15 में और 2025-26 में या 2026-27 लिखना पड़ेगा आपको बजट में। अगर हम देखें तो हमारा जो राजस्व का घाटा था, हमारा जो राजस्व व्यय था बोल सकते हैं आप, एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये 88% था और अब ये कम हुआ है। मतलब ये 88% था। मतलब अपना राजस्व हम लोग कितना खर्च करते थे 88, जो 26-27 के बजट में घटकर कितना प्रतिशत हो गया है 77%। मतलब कितना प्रतिशत यहाँ पर कम हो गया है, आप देखिए कितना प्रतिशत कम हो गया, देखिए ना भाई कितना % कम हो गया, लगभग 11 कि 11% कम हुआ है। कि बोलो हाँ या ना, 11% कम हुआ है। जब आप मेंस लिखोगे और मेंस में इसी तरीके से अपनी आंसर राइटिंग लिखोगे तो वहां पे नंबर आपको मिलेंगे। हाल ही में राजस्व व्यय पिछले दशक की तुलना में कितना प्रतिशत कम आका गया है 11%। कौन सा प्रतिशत 11%। इसी हमारी जो ग्रोथ रेट है उस पर भी असर पड़ा है, हमारी ग्रोथ रेट पर भी असर पड़ा है निश्चित तौर पर। हमारा अगर राजस्व व्यय कम हुआ है तो सरकार जो है राजस्व व्यय को कम करेगी। सरकार का ज्यादा ध्यान जो है वो निवेश के माध्यम से विकास को बढ़ाने पर है, कैपेक्स पर है। सरकार का ध्यान अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर नहीं है, अब सरकार का ध्यान जो है वो पूंजीगत व्यय पर है। कौन से व्यय पर है, पूंजीगत व्यय पर है। पूंजीगत व्यय को सरकार ज्यादा वेटेज दे रही है एज कंपेरेटिवली काय पे, राजस्व व्यय के। और इसी पूंजीगत व्यय को सरकार का ये मानना है कि हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो विकास की गति को हम प्राप्त करेंगे, और इसी को हम लोग बोल रहे हैं कैपेक्स मॉडल। गवर्नमेंट कौन से मॉडल पर बात कर रही है, कैपेक्स। अगर आप निर्मला सीतारमण जी के भाषण को सुनेंगे तो उन्होंने बोला है वी हैव adopting as soon as possible in 2026 and 27 in capex expenditure model। और इस capex expenditure model के बाद हमारा दृष्टिकोण, क्योंकि capex का हिस्सा बड़ा है, इसी कारण विकास की ग्रोथ रेट में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल रही है। तो उन्होंने कहा हम विकास करेंगे तेजी से। तो आप ये देखेंगे कि जिस तरीके से यह 88 से 77 हुआ तो हमारी ग्रोथ रेट भी कंपैरेटिवली जो है कम हुई है, हमारी ग्रोथ रेट भी कंपैरेटिवली कम हुई है बजट के बाद। अगर हम 23-24 में देखें, पिछले 2 साल में हमारी ग्रोथ कितनी थी और अब देखें 2026-27 में कितनी है, क्योंकि हमारा कैपेक्स बड़ा है। हमारा क्या बड़ा है भैया, हमारा बड़ा है यहाँ पर क्या, हमारा बड़ा है कैपेक्स। कैपेक्स बोले तो क्या, पूंजीगत व्यय हमारा बड़ा है, और पूंजीगत व्यय बड़ा है इज ग्रेटर देन क्या है, राजस्व व्यय। तो राजस्व व्यय हमारा 88 से कम होकर कितना हो गया, तो जो बच रहा है वो 11% इधर चला गया। तो इधर देखिए हमारी जो ग्रोथ रेट 28.3% थी, ये 28 एकदम से धड़ाम से कम हुई है। ये 28.3% की ग्रोथ रेट कम हुई है। ये ग्रोथ रेट कम होकर हो गई है सिर्फ 11.5%। कितने प्रतिशत, 11.5%। तो अगर आप ये समझने का प्रयास करें, हम भारतीय अर्थव्यवस्था को अब कैपेक्स जोन की तरफ लेके जा रहे हैं। हम भारतीय अर्थव्यवस्था को किधर लेके जा रहे हैं, हम लोग लेके जा रहे हैं बच्चे कैपेक्स जोन की तरफ, जहां सरकार का सिर्फ एक ही लक्ष्य है। और वो सरकार का लक्ष्य क्या है आपको पता है, we have adopting the capital expenditure model recently, and with comparison of the revenue expenditure model and between the gap in last 10 years, the revenue expenditure is 88%, was downflow decline in 77%, in 11% of margin. Then the reason is that we have adopting the capex model। हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान पर ध्यान है।
सरकार ये कहती है कि बचत बढ़ाओ, बचत बढ़ाओगे तो डेफिनेटली आपके खर्चों को आपको जो है मैनेज करना, तो बचत बढ़ेगी तो आपकी आय को भी बढ़ाना पड़ेगा। आय बढ़ेगी, बचत बढ़ेगी तो आपका कैपिटल बढ़ेगा, पूंजी कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ेगी तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा। आय बढ़ेगी तो बचत बढ़ेगी, और आय और बचत बढ़ेगी तो पूंजी बढ़ेगी, और पूंजी बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और इकोनॉमी में एक थिंकर है जिनका नाम है रैगनर नर्स। ये रैगनर नर्स की हाइपोथेसिस भी यही कहती है कि आय ज्यादा है तो बचत ज्यादा है, बचत ज्यादा है तो पूंजी ज्यादा है, पूंजी ज्यादा है तो निवेश ज्यादा है, और निवेश ज्यादा है तो निश्चित तौर पर ये आप ये समझ सकते हैं। अब अगर मैं देखूं कि हमारे देश में किस तरीके का टैक्स बायोएंसी आ रही है या टैक्स उछाल आ रहा है, सरकार हर हाल में टैक्स बढ़ाना चाह रही है। जीएसटी की दरों को जरूर कम कर दिया, अब तंबाकू के ऊपर, सिगरेट के ऊपर 40% तक के 1 फरवरी से टैक्स लगा है। तो यहाँ अगली हेडिंग डालें। क्या आपको समझ में आ रहा है? लेवल समझ पा रहे हैं आप? मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? अगर परीक्षा में बच्चे यहाँ क्वेश्चन बन जाए, इधर देखो अभिजीत भाई, अगर परीक्षा में क्वेश्चन बन जाए कि कैपेक्स इकोनॉमी हमारी ग्रोथ रेट कम हो रही है कि घट रही है, तो कैपेक्स इकोनॉमी के बाद हमारी ग्रोथ रेट कम हो रही है, जो 28% थी वो कम हो रही है। तो आज इन्वेस्टमेंट कर रही गवर्नमेंट, हो सकता है गवर्नमेंट को गाली दो, लेकिन 20 साल बाद गवर्नमेंट के काम दिखेंगे। गवर्नमेंट तुरंत में कुछ नहीं दिखाना चाह रही, गवर्नमेंट 20 साल बाद दिखा रही, 2047 का भारत। एक काम होता है कि आपके पास 50 लाख है, आपने 30 लाख की कार खरीद लिए, 15 लाख के कपड़े खरीद लिए, जूते खरीद लिए, 5 लाख रुपए बच्चे बाद में खत्म हो गए। और एक समझदारी होती है कि आपके पास 50 लाख आए तो आपने 5 लाख खर्चा करे, 45 लाख बैंक में डाल दिए, म्यूचुअल फंड खरीद लिए, तो 10 साल बाद आप करोड़पति होगी। और हड़बड़ी करिए आप तो बर्बाद हो जाओगे। पेशेंस होना चाहिए। अभी अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में टेस्ट हुआ, कुछ बच्चों को छोटे छोटे आइसक्रीम, चॉकलेट, टॉफियां दी गई, उनके हाथ बांध दिए गए, उनको बोला गया खाओ। जब उन बच्चों ने जल्दबाजी करी, कुछ तो खा गए हाथ छोड़ के, और कुछ बच्चे जो है वो पेशेंस फुल रहे, बाद में उनको उस टास्क के बाद आइसक्रीम और चॉकलेट दी गई। अब उन बच्चों पे इसी तरीके का एनालिसिस किया गया, पिछले कई एनालिसिस को देखा गया कि जिन बच्चों में धैर्य और पेशेंस ज्यादा था वही बच्चे लाइफ में प्रोग्रेस कर गए। बात समझ रही? अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी अप्लाइड होती है, हमारे यहाँ के बच्चों में पढ़ाई नहीं होती है और ना धैर्य होता है। आज का युवा पढ़ना ही नहीं चाहता, रील की तरह 30 सेकंड में हर कुछ प्राप्त कर लेना चाहता है। उनको तुअर की दाल और अरहर की दाल में अंतर नहीं पता है, वो एआई से पता करते हैं तुअर और अरहर में क्या अंतर है। एआई ओरिएंटेड हो गए आजकल लोग, ठीक है क्या? तो चलिए, आपको एआई ओरिएंटेड नहीं रहना है। हमें सरकार की इस चीज को समझना पड़ेगा कि सरकार निवेश करके आगे बढ़ना चाह रही है, इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ना चाह रही है, और इस मॉडल को हमको बहुत समझदारी से समझना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। ये हम निश्चित तौर पर हमारा पहला लेक्चर थोड़ा सा डिटेल होता है, क्योंकि वो सबको जोड़कर होता है, वो करंट और जीके होता है। फिर जीएस में 2 टॉपिक हमारे चल रहे हैं, हिस्ट्री में हम लोग उपनिषद के बाद आगे बढ़ेंगे, और साइंस में हम ब्रेन के बाद, खोपड़ी के बाद आज आगे बढ़ेंगे। बीच में समय बचता है तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश जीके में ट्राइबल्स को भी कवर करेंगे। तो हमारा प्रयास होता है इंटरलिंक अप्रोच पे काम करना 360 डिग्री के साथ। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ टैक्स बायोएंसी की। तो अगली हेडिंग लिखेंगे टैक्स, यहां पर हेडिंग लिख लेंगे आप, टैक्स बायोएंसी। क्या होता है रूपाली? बायोएंसी मतलब क्या होता है बेटा? टैक्स बायोएंसी का हिंदी में मतलब होता है कर में उछाल आना। टैक्स में क्या ना, आजकल लोगों में भी उछाल आ रहा है और कर में भी उछाल आ रहा है, ठीक है क्या? यहां पर इसको समझने का प्रयास आपको करना हो। क्या है तो समझने का प्रयास करें। एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था में जीडीपी के अनुमान में कर की वृद्धि 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हेल्दी अर्थव्यवस्था है तो हम 2026-27 में देखें हमारा टैक्स उछाल कितना है, तो हमारा जो कर उछाल है 2026-27 में इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार वो 0.8% है, जो कि चिंता का विषय है। हमारे टैक्स में कितना उछाल आ रहा है? और एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था को एक से ज्यादा उछाल नहीं होना चाहिए। एक हेल्दी अर्थव्यवस्था आने वाले 6 महीने में 1% से ज्यादा हो जाएगा ये, क्योंकि 2026 में अगर ये 0.8 है
तो डेफिनेटली 2026 में अगर 0.8 है तो ये बढ़कर निश्चित तौर पर 1.5 होएगा आखिरी तक। कितना होएगा? होएगा ही होएगा अगले साल। तो लगातार टैक्स में जो उछाल आ रहा है और इतने दुनिया भर के टैक्स लग रहे हैं, ये चिंता का विषय। तो हमारा टैक्स उछाल कितना है इस बार के बजट में? हमारा टैक्स बुयंसी कितना है इस बार? 0.1, जो कि चिंता का है। अगर हम बात करें हमारा अप्रत्यक्ष कर, जिसमें जीएसटी का प्रदर्शन अपेक्षा से कम रहा है, हम देखें ओवरऑल अगर टैक्स को देखें तो 15% जीएसटी हुआ है। और जीएसटी जो इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, ये हमारा एज कंपेरेटिव अगर देखें तो जीएसटी जो है हमारा जो अप्रत्यक्ष कर है, ये अपेक्षा से कम 0.3% कम हुआ है इस बार। ओवरऑल 15% जीएसटी होता है, तो अप्रत्यक्ष करों में जीएसटी का प्रदर्शन अपेक्षा से कंपेरेटिवली कम रहा है। उछाल सिर्फ 0.3 रहा है। जबकि डायरेक्ट टैक्स इधर देखेंगे, व्यक्तिगत हो या कॉर्पोरेट कर है, उनका उछाल अगर देखें तो प्रत्यक्ष कर का उछाल 1.1% रहा है, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात है। तो जीएसटी संतोषजनक नहीं रहा है। सरकार ने जो टारगेट बनाए थे, सरकार को लगा था कि हम 4 दरों में 2 दरों को कम कर देंगे तो हमको बहुत रेवेन्यू मिल जाएगा। उल्टा हो गया। एक अर्थव्यवस्था में व्यक्ति है लॉफर करके, वो कहते हैं टैक्स की दर को कम कर दो तो रेवेन्यू बढ़ जाता है। मान लो मैं मेरी फीस कम करके 500 रुपये महीना कर दूं, हो सकता है बच्चे बढ़ जाएंगे लेकिन गुणवत्ता खराब हो जाएगी। तो मैं बोलूँगा 5,000 रुपये पर मंथ लगेंगे आपको ऑफलाइन में बैठना है तो चलो राउंड फिगर में कभी 1-2 महीने नहीं भी दिए तो धीरे धीरे दो। राउंड फिगर में कोर्स खत्म करते करते आपको 55-60 हज़ार देना ही है मुझे। भले 15 बच्चे रहे, 10 रहे, 8 रहे, 7 रहे, लेकिन फिक्स रहेगा कि इनको ही पढ़ाना है, गुणवत्ता तो उन्हीं को मिलेगी। लेकिन मैं टैक्स की दर को कम कर दूं, फीस को कम कर दूं तो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू ज्यादा हो जाएगा। ये सोच के जीएसटी की दर को कम किया गया था। लेकिन आप देखिए यहाँ पर सरकार गच्चा खा गई। सरकार गच्चा खा गई और जीएसटी 0.3% गिर गया। मैं लगातार बजट पर चर्चा कर रहा हूँ पिछले 3-4 दिनों से, जब से बजट आया है। मेरा पूरा एनालिसिस बजट पर है और मैं हमेशा कहता हूँ मेरी कच्चा में हंसी मजाक की गुंजाइश नहीं है, ड्रामे की गुंजाइश नहीं है, नौटंकी की संभावना नहीं है। सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ संभावनाओं को तलाशना, गुणवत्ता का विकास मीन्स हो गया। उछाल 1.1 रहा है। तो राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए हमको जीएसटी में सुधार करना पड़ेगा, वरना हमारा रेवेन्यू डेफिसिट लगातार बढ़ेगा। तो आने वाले समय में जीएसटी को लेकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज भुगतान भी हमारा लगातार बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि पिछले साल हम 12 लाख करोड़ का ब्याज दे रहे थे, इस बार हम 14 लाख करोड़ का ब्याज दे रहे हैं। मतलब टोटल बजट का 20 से 25% तो सिर्फ हमारा ब्याज देने में चला जा रहा है। तो अर्थव्यवस्था के लिए चिंता की घड़ी है। उसके बाद घरेलू मुद्दे हैं, कभी यूजीसी का जिंद बाहर निकल रहा है, कभी काशी कॉरिडोर में मणिकर्णिका घाट का इशू आ जा रहा है, कभी मंदिर मस्जिद हो जा रहा है हिंदुस्तान में, कभी SC ST OBC जातिवाद की बात हो रही है। अब तो जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर जो है कि मुसलमान का भी एक नया थ्योरी सामने आया है यूरोपियन कंट्री के अंदर, और बहुत सारी चीजें। भाई एपिस्टीन फाइल आ रही है, नेहरू के जमाने में आइंस्टीन फाइल आती थी, अभी एपिस्टीन फाइल आ रही है। तो बड़ा चिंता का विषय देश के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए। देश के खिलाफ कुछ बोल देना गद्दारी नहीं है। हम इकोनॉमिकल जजमेंट की कंडीशन में हमको पॉजिटिव वे में चीजों को लेना पड़ेगा। तो यहाँ मेरा आपसे बात यह है कि कर उछाल हमारा बढ़ रहा है और 1% से ज्यादा हमारा अर्थव्यवस्था कर उछाल नहीं झेल सकती। पैसा रहेगा तो आप लगाओगे। मैं 1 लाख रुपए ऑफलाइन की फीस कर दूं, लेकिन 1 लाख रुपए देखिए पढ़ने वाला बच्चा भी तो चाहिए। बात क्या कह रहा हूं, समझ रहे हैं आप? आपकी कैपेसिटी, पेइंग कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए ना। ठीक है क्या? आजकल तो 200-200 रुपए में कोर्स मिल रहा है, मजाक बना के रख दिया है, जिसकी इच्छा हो रही वही पढ़ा रहा है। तो 26-27 का बजट एक